देखिए, मेरा बचपन औरों से अलग था, क्योंकि मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया और खुद फिर अपनी खेती दिखवाता था। 8 साल का था तब मैंने खेती संभाल ली थी। शुरू में खेती में मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग थे उन्होंने बेईमानी कर ली, तो इस बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था यूपी में, जिसमें 40 लड़के शहीद हुए थे। तो उसमें बहुत शोहरत हो गई थी, नाम हो गया था। तो फिर चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। चौधरी साहब से कहा कि एक जिले के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, सतपाल और अजीत सिंह एक साथ नहीं चल सकते। आप सतपाल को कहो दूसरी पार्टी में चलो। वो डिक्लाइन हुआ, अजीत सिंह उसको संभाल नहीं पाए। मैंने तो एक दिन हंस के कहा उनसे, मैं कहा चौधरी साहब अगर मुझे दे देते आप, मैं तो 2 देश का प्रधानमंत्री बन जाता। तो अभी जयंत की राजनीति, चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, उनके कितना समकक्ष आप देखते हैं? कुछ भी नहीं, उनके समकक्ष कैसे? अच्छा, जब आप किसान आंदोलन के दौरान मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जी, वो किस तरह की बातचीत थी? बात मुझे कहनी होती थी, वो मैं अमित शाह साहब से कर लेता था। वो अच्छे आदमी हैं, एमिएबल हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा था। और नरेंद्र मोदी? मोदी तो आसमान पे हैं, वो तो कुछ नहीं सुनते हैं किसी की। बतौर नेता कैसे हैं? मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो ये बिल्कुल खुल के कहता हूँ, वो इस देश को चलाने के लिए फिट नहीं है। ये उस साल इलेक्शन हार रहे थे, पर पुलवामा के इशू पे वो जीत गए। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का? क्या कारण था? मैं तो जब वहाँ स्टूडेंट्स फंस जाते थे जम्मू में और बर्फबारी में रास्ता बंद हो जाता तो उनके लिए एयरक्राफ्ट भेजता था। बल्कि एक दिन मुझे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप को चुनाव लड़ना है क्या यहाँ से? मैं क्यों? कहने मैंने राजभवन से तिपहिया निकलते देखा। राजभवन से तिपहिया, मैं कहा नहीं, इन्हीं का राजभवन है, मैंने इन्हीं को सौंप दिया। ये अमित शाह जी से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जब वो पार्टी के भीतर थे तो उन्होंने, जब वो पद पे थे तब क्यों नहीं बोले? हाँ बिल्कुल ऐसा तो कहा अमित कहा शाह कि जी ने। उनको अपनी याददाश्त खुरचनी चाहिए। मैं तो तभी बोला जब पद शिकायत है अपोजिशन से कि बहुत निकम्मे, वो इसको टेकअप ही नहीं कर रहे हैं पुलवामा। राहुल गांधी बीते दिनों मिले थे आपसे, हाँ आए थे। क्या इस मसले पर बातचीत हुई? फिर कहना नहीं चाहता, अपोजिशन में भी लोगों ने अच्छे पैसे कमा रखे हैं, तो जिसने पैसे कमा रखे हैं अपने पैसे पे बैठा है, लड़ वही सकता है जिसपे एक कमरा मेरी तरह। अंबानी पर भी काफी सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ और जो 3 कानून बने थे तो वो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाने, इस तरह का आरोप लगता है। जो ये नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है एक फकीर की तरह जीते हैं। वो फकीर हैं, उनका एक शॉल 15-15 लाख रुपए का होता है। मोआडो की घड़ी पहनते हैं, मोबला का पेन यूज करते हैं, एक इस कमरे से उस कमरे जाने में ड्रेस बदलते हैं। तो ऐसा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, अगले प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होने चाहिए? बड़े नेता ने मुझे बीजेपी के जरूर कहा कि सत्तार भाई इसको अगर 200 पे ले आओगे तो हम हटा देंगे खुद ही। तो पार्टी के भीतर बगावत है। एक सेक्शन है जो इनको हटाना चाहता है। आंदोलन बेच दिया लोगों ने, 2-3 लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ये टिकैत बंधु, इन्होंने जाके अमित शाह के यहाँ उसको सॉर्ट आउट करा दिया। वो भी बेचारे मजबूरी में थे, किस पहलवान लोग। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे इस देश की राजनीति पर। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति के अलग अलग कालों पर। वर्तमान पर बात करेंगे, हम भूतकाल पर बात करेंगे और हम बात करेंगे आगे के भविष्य पर भी। और ये बातचीत होगी सत्यपाल मलिक साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें एक तो समय देने के लिए। पहले तो हम ये भी जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके जीवन के बारे में। मैं चाहूँगी कि एक बार आप बचपन में लौटें और याद करें आपके बचपन को, उन बागपत की गलियों में भी हमें लेकर जाएं। वो आपका बचपन कैसा था? देखिए, मेरा बचपन औरों से अलग था, क्योंकि मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरे घर में कोई मेरा दाखिला कराने के लिए भी नहीं था। मैं खुद 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया और खुद फिर अपनी खेती दिखवाता था। 8 साल का था तब मैंने खेती संभाल ली थी अपनी। तो एक तरह से उसी दौर में मुझे अपने से जीने की आदत और आर्ट आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था, और उसने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, कैसे चलते हैं। शुरू में खेती में मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग थे उन्होंने बेईमानी कर ली थी। फिर मैंने उनसे अपनी ज़मीन छुड़ा के खुद खेती कराई और खेती का अच्छी खेती हुई, फिर विस्तार होता चला गया और उसी के बेसिस पे मैं
यूनिवर्सिटी गया। इंटरमीडिएट तक तो मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, वहाँ जाता था। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी में। मैं डिबेट बोलता था, तो उसके बेसिस पे बोलता अच्छा था, तो उसके बेसिस पे मुझे 2 बार अपने यहाँ में प्रेसिडेंट चुना गया। और जब दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया तो इस बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था यूपी में, जिसमें 40 लड़के शहीद हुए थे। तो उसमें बहुत शोहरत हो गई थी, नाम हो गया था। तो फिर चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। उन्होंने तब बीकेडी बनाई थी और सारा काम मुझे दे दिया। और फिर जबरदस्ती उन्होंने मुझे असेंबली का इलेक्शन लड़ाया। ये कौन सा सन रहा ये होगा? 74। डिफ़िकल्ट था वो सीट, उनका कैंडिडेट 3 बार हार चुका था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं वो जीत गया। देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। फिर मैं राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, मिनिस्टर हुआ, गवर्नर हुआ, लॉन्ग जर्नी। तो छात्र राजनीति, मैं बेसिकली छात्र राजनीति से ही आया हूँ। छात्र राजनीति आप जब कर रहे थे तो कई सारे प्रोटेस्ट रहे, जिनकी भागीदारी हमने देखी कि आपने की। कईयों में तो हमने देखा कि उनकी सरदारी भी आपने की। जी जी। फिर उसके आगे चौधरी चरण सिंह जी आपको चुनाव लड़वाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, वो सर्किट हाउस में थे, सब लोगों को कमरे से बाहर कर दिया, मुझे अकेले। उनके 30 एमएलए उनको छोड़ गए थे उस समय। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मेरी उम्र देख रहे हो। मैं कहा जी बताएं क्या बात है। कहने लगे मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की और ये बेईमान मुझे छोड़ गए। मेरी राय ये है कि तुम इसको संभालो। ठीक है साहब, और जाओ, मेरी मीटिंग है शाम को जिमखाना मैदान में, बिना किसी से मशवरा किए वहाँ जाके अनाउंस कर दो तुम मेरे साथ हो। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने अगले दिन से मुझे पार्टी सौंप दी, सारी जनरल सेक्रेटरी बना दिया। फिर एमएलए लड़ाया, एमएलए भी जीत गया मैं। तो एक तरह से सारा सिस्टम उनका मेरे डिस्पोजल। मैंने बहुत लड़कों को, नौजवानों को टिकट दिलवाए, आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी दुनिया थी वो। एंड ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। बहुत अच्छे आदमी थे चौधरी साहब, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो उन्होंने आपको क्यों चुना? वो बेसिकली एक तो मेरी उस वक्त बहुत शोहरत हो गई थी स्टूडेंट लीडर के तौर पे। दूसरे उन्होंने सुना होगा कहीं से। फिर उनकी लड़की भी पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, सरोज बहन जी। उन्होंने सबने बताया कि ऐसे ऐसे जाटों में इसका बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा तुम संभालो। फिर इसके बाद आपका कांग्रेस में आना किस तरह से हुआ? कांग्रेस में आना मेरा तब हुआ जब अजीत सिंह जी विदेश से आ गए और फैमिली ने कहा कि भाई अब चौधरी साहब से कहा कि एक जिले के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, सतपाल और अजीत सिंह एक साथ नहीं चल सकते। आप सतपाल को कहो दूसरी पार्टी में चले। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा मेरी मजबूरी है। तो फिर मैं बाहर हो गया। बाहर होने के बाद मेरे दोस्त लोग थे कांग्रेस में, आरिफ थे, अरुण नेहरू थे, सब लोग। इन्होंने कहा यार आओ सब मिल के चलाएंगे। फिर मैं कांग्रेस में चला गया। चौधरी चरण सिंह अगर हम माने तो अजीत सिंह और आप में से क्या वो चुनना चाहते थे दोनों में से किसी एक को? नेचुरली अपने बेटे को चुनेंगे। परिवार का बहुत प्रेशर था। उनको चुनना होता तो वो नहीं चुनते, वो मुझे चुनते। बट फैमिली का बहुत प्रेशर था, उनकी अजीत सिंह की माता जी का, बहनों का, सब। और लेकिन वहाँ के क्षेत्र के लोगों का कई बार तो ऐसे होता है ना कि अपने नेता पर वो भी बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, वो अच्छे हैं, वो बेहतर हैं। क्षेत्र के लोगों ने तो प्रोटेस्ट किया कि इसको क्यों अलग कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब थे, उनके सामने किसका प्रोटेस्ट चलना था। और उनके बाद फिर उनकी सियासत का भी हम ये देखें कि एक जो चढ़ाव होता है वो डिक्लाइन हुआ। अजीत सिंह उसको संभाल नहीं पाए। मैंने तो एक दिन हंस के कहा उनसे, मैं कहा चौधरी साहब अगर मुझे दे देते आप, मैं तो 2 देश का प्रधानमंत्री बन जाता। इसने तो एक का भी नहीं किया आपका। तो वो महसूस करते थे उस चीज़ को। और उनके बाद हम जयंत चौधरी के हिस्से माने उनकी जयंत अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ नहीं। आज 7 सीट दी हैं उसको अखिलेश ने। कहाँ चौधरी साहब, 4 स्टेट में उनकी पार्टी थी, अब तो कुछ नहीं रह गया। तो अभी जयंत की राजनीति, चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, उनके कितना समकक्ष आप देखते हैं? कुछ भी नहीं। उनके समकक्ष कैसे हो गए? वो तो उड़ीसा में भी थे, वो बिहार में थे, वो यूपी में थे, हरियाणा में थे। ये तो कहीं भी नहीं है। क्या कमी मानते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह के मुकाबले के लीडर नहीं बन पाए? वो एक दिन में नहीं बनते हैं। वो स्ट्रगल करेंगे, कुछ करेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन वो बना बनाया माल किसी को नहीं मिलता है।
फिर उसके बाद आपकी सियासत आगे बढ़ती है, आप राज्यपाल बनते हैं कई राज्यों के, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे हम ये माने कि आपके स्पीचेस वायरल हुए, ख़ास तौर पे अब हम माने कि साल 2023 के दौरान जब आप पुलवामा हमले का जिक्र करते हैं। पुलवामा का, फिर वो किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए प्रोटेस्ट करने गया पीएम के पास, उनसे मेरा झगड़ा हो गया उस बात पे, फिर मैं बोला गवर्नर रहते हुए, उसका एक असर हुआ, किसानों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आप किसान आंदोलन के दौरान मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जी, वो किस तरह की बातचीत थी? वो तो मेरी उनसे जाते ही एक तरह से झगड़ा हो गया। मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, आप इनसे बात कर लें। तो मैं कहा कुछ नहीं सतपाल, चले जाएंगे। मैंने फिर घुमा फिरा के कहा, मैं कहा आप ना करें, किसी और से बात करा दें, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चले जाएंगे। तो मैं रिएक्ट कर गया, मैंने कहा साहब ये आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट हैं तो लाल किले पे चढ़े रहते हैं 6ठे महीने। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। उस वक्त नहीं उनकी समझ में आ, 2 महीने बाद फिर माफ़ी मांग के कानून वापस। वैसे वो जो बातचीत थी वो किस लिहाज से कर रहे थे? एक पॉलिटिशियन के लिहाज नहीं, से वो या तो मुल्क के मालिक के तौर पे बोल रहे थे और मैं एक प्रोटेस्टर के तौर पे बोल रहा था। तो नहीं सुनी उन्होंने बातचीत? ना, नहीं सुनी, उस वक्त नहीं सुनी। बाद में माफ़ी मांग के वापस लिए कानून। माफी मांगने से पहले आपसे बातचीत हुई कोई? ना, कुछ नहीं, मेरा तो उनसे डायलॉग उसी वक्त टूट गया था। वो कितनी मुलाकातों के बाद की मुलाकात थी वो? वो तो बहुत, मेरी तो बहुत मुलाकात उनसे होती थी, इस गवर्नर जाना ही होता था। और फिर इस मुलाकात के बाद आपने कोई ऐसी फिर बातचीत मैं रखी नहीं? नहीं रखी, ना मैं गया। मैं जो बात मुझे कहनी होती थी वो मैं अमित शाह साहब से कर लेता था। वो अच्छे आदमी हैं, एमिएबल हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा था। अमित शाह जैसे बातचीत करते हैं या किसी तरह की बैठक वो अपने नेताओं के साथ करते हैं, तो वो फिर किस तरह का उनका एक तरह से वो व्यवहार होता है? रिसेप्टिव हैं, बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो सीधे रिजेक्ट नहीं करते आपके आइडिया को। और नरेंद्र मोदी तो आसमान पे हैं, वो तो कुछ नहीं सुनते हैं किसी की। बतौर नेता कैसे हैं? मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो ये बिल्कुल खुल के कहता हूँ, वो इस देश को चलाने के लिए फिट नहीं है। ऐसा पुलवामा हमले के बाद माने? हाँ, पुलवामा हमले के बाद भी मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा, क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, तो ये 6 बजे खाली हुए। तो इन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं नहीं, इस पर अभी चुप रहो, मैं समझाए कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फ़ोन आया 2 घंटे बाद, उनका सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं। मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से हुआ, कि अभी इस पर बोलना नहीं। मगर ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे टू फेरी उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी, तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। तो इस बेसिस पे मेरा ये कहना था, हम दोषी हैं, अगर हम जहाज दे देते तो ये नहीं होता। तो उस समय क्या आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कोई एक्शन ले सकते थे? मैं पर्सनल लेवल पे नहीं ले सकता था, इसलिए कि मैं लूप में नहीं था। सीआरपीएफ ने मेरे से कुछ मांगा नहीं था और सीआरपीएफ मेरे तहत सीधे नहीं आती थी, पीएम के तहत आती थी। तो मैं तो यही पीएम को ही ये कह सकता था कि साहब ये हमारी गलती से हुआ, इसकी जांच करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे बीच का जो एक पूरा अवधि रही, बीच के जो साल रहे, उनमें कभी पीएम की ओर से या उनके किसी नेता की ओर से तब भी कुछ इस मशवरे इस पूरे मामले पर कोई सलाह मशवरा हुई, कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया इलेक्शन में। ये उस साल इलेक्शन हार रहे थे,
पर पुलवामा के इशू पे वो जीत गए। अगर अपोजिशन अब भी पुलवामा को इशू बना ले तो ये चुनाव हार जाएंगे। उसे इशू किस तरह से बनाया जा सकता है? बनाए के साथ बताइए आपने क्या किया, इतने जवान हमारे मरे, आपने कोई कार्रवाई की? कौन दोषी था, किसका सर कलम किया गया? इस मामले की अगर हम जांच की भी बात करें जी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई खुलकर किसी भी तरह के तथ्य, किसी भी तरह के कुछ तर्क नहीं, पेश नहीं हुए कुछ हैं। नहीं हुए। पुलवामा हमले का जो पूरा मसला है, उसमें हमने अभी तक देखा कि जांच में कोई तथ्य, कोई जांच की नहीं गई कोई। ये तो ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का, क्या कारण था? मैं तो जब वहाँ स्टूडेंट्स फंस जाते थे जम्मू में और बर्फबारी में रास्ता बंद हो जाता तो उनके लिए एयरक्राफ्ट भेजता था। पालम पे इतने खड़े हैं, सब किराए पे मिलते हैं, भेजो आप। आपने जवानों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई। और अगर इसे विपक्ष सत्तासीन किसी भी व्यक्ति से पूछता है, तो आपको लगता है कि ये मसला एक तरह से उबाल में, उछाल में आ मुझे सकता है? विपक्ष से भी शिकायत है, विपक्ष भी नहीं उठा रहा इसको। ये अभी भी मुद्दा है। इस मुद्दे पे इस गवर्नमेंट को हराया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, पर विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर जी, रहे। जी, जी। जम्मू कश्मीर का माहौल जब धारा 370 हटी, किस तरह का था? देखिए, जब धारा 370 हटी तो बहुत माहौल एकदम टेंस था। महबूबा कह रही थी खून की नदियाँ बह जाएंगी, दिल्ली वाले भी डरे हुए थे, कश्मीर में भी टेंशन था, और इतना पीसफुली हट गया कि चिड़िया भी नहीं बोली। क्योंकि मैंने वहाँ ग्राउंड पे काम कर रखा था, मैंने वहाँ के लोगों को ये बता रखा था कि तुम्हारे 250 लड़के हैं ये टेररिस्ट, इनको इंडिया की, दुनिया की तीसरे नंबर की फ़ौज है, 2 महीने में ख़त्म कर देगी। क्या हासिल होगा? तुम्हारे बच्चे मरते हैं, नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों मरते हो इनके लिए? बातचीत से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो उनमें एक सेंस ऑफ फैटीग डाल दी थी मैंने कि लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ चुपचाप हट गई। वो सोचते क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है, दूसरे राज्य के लोगों के बारे में या फिर इस सरकार के बारे में? 370 हटने से पहले जब हम लोग भी जाते थे तो कहते थे अच्छा हिंदुस्तान से आए, तो कोई एक अलगाव की भावना थी, वो अब नहीं। अलगाव की भावना भी हम माने कि उसका क्या कारण रहा? उसका कारण दिल्ली ने मिसहैंडल किया कश्मीर को, उनके सारे इलेक्शंस में धांधली हुई, इलेक्शंस उनके नल एंड वाइड कर दिए, उनके नेताओं को 10 साल जेल में रहा शेख अब्दुल्ला, तो उसका रिएक्शन हुआ उनमें। तो बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर को आपने किस तरह से देखा, कैसे मोहब्बत से, समझा? मैंने मोहब्बत से, मैंने अपना नंबर दे रखा था सबको। जो कोई मुझे फ़ोन करता था डायरेक्ट में उठा, 2 बजे रात भी मैं फ़ोन उठाता था। दूसरे अगर व्हाट्सएप पे भी कोई कंप्लेंट आती थी उसको रफू करता था। मेरे लिए मुलाकात का मैंने डिक्लेयर कर रखा था, कोई टाइम नहीं है, जब आप आएंगे मैं मिल लूँगा। तो उनको ये था गवर्नर हाउस हमारा है, तो एक अपनापन मैंने उनमें पैदा किया। बल्कि एक दिन मुझे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप को चुनाव लड़ना है क्या यहाँ से? मैं क्यों? कहने मैंने राजभवन से तिपहिया निकलते देखा। राजभवन से तिपहिया, मैं कहा नहीं इन्हीं का राजभवन है, मैंने इन्हीं को सौंप दिया है। तो उससे एक बहुत अच्छी अपनेपन की फीलिंग हो गई थी वहाँ। धारा 370 जब हटी तो एक तरह से ऐसे माहौल माना जा रहा था कि हाँ, वायलेंस होगी, ये होगा, वो मेरे दस्तखत से ही हटी। मैंने चिट्ठी भेजी लिख के, उसके बेसिस पे वो चिट्ठी राज्यसभा में रखी गई, वहाँ पास हुई, फिर लोकसभा में पास हुई, लेकिन वहाँ कुछ रिएक्शन नहीं हुआ ज़रा भी। और आज भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ का रिएक्शन है, वो जो दिल्ली ने उनको यूटी बना दिया है, तो यूटी बनने से वो बहुत खफा कि हमारी स्टेटहुड छिन गई। और अब भी मेरा ये मशवरा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि चुनाव से पहले उनको उनकी स्टेटहुड वापस कर देनी चाहिए। और फिर जम्मू कश्मीर के आप गवर्नर रहे, उस दौरान जब धारा 370 हटी तो ये भी सवाल थे कि क्या हम ये भी माने कि ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है? नहीं, वो कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थी, वो तो धारा अलगाव पैदा करने वाली थी, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं करती थी। इसके हटने से वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होना चाहिए था, पर ये कुछ कर नहीं रहे। इसके हटने के बाद वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए था, इंडस्ट्री जानी चाहिए थी, डेवलपमेंट होना चाहिए था, पर कर ही नहीं रहे कुछ भी। तो एक तरह से हम ये माने कि
एक शिगुफा टाइप ये रहा, ये धारा हटाना भी। नहीं, शिगुफा नहीं था तो ये अच्छा काम, लेकिन इसके जो बेनिफिट थे वो हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद से हटते हैं, पुलवामा हमले पर फिर आप बोलते हैं, फिर कई सारे नहीं, पुलवामा पे तो मैं कश्मीर में रहते हुए ही बोला, सेम डे बोला। सेम डे। तो तब कोई बातचीत हुई? हुई ना। जब मैं बोला तो पीएम ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस पे चुप रहना है। फिर उससे कहलवाया, वो मेरा क्लास फेलो रहा था एनएसए जो है डोभाल, उसने भी कहा सत्ताल भाई इस पे नहीं बोलना है। मैं कहा ठीक है। अच्छा, वो भी चुप होने के लिए कह रहे थे? पीएम के कहने से कह रहे थे। तो इस हमले से अगर सियासी फायदे की भी बात की जाए तो उसके इतर भी हम देखें कि वो सेना का सवाल था, वो गांव देहात के बहुत सारे जवानों की सुरक्षा का सवाल था। आज भी रिएक्शन है गाँव में उस चीज़ का कि हमारे जवान मरवा दिए इन्होंने। अब आपके उस बयान के बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से सवाल पूछा गया, तो उनका ये कहना था कि जब वो पार्टी के भीतर थे तो उन्होंने, जब वो पद पे थे तब क्यों नहीं बोले? हाँ बिल्कुल ऐसा तो कहा मैंने अमित कहा शाह कि जी ने। उनको अपनी याददाश्त खुरचनी चाहिए। मैं तो तभी बोला जब पद पे था। पुलवामा वाले पे तो मैं सेम डे बोला, और तब मैं गवर्नर था। किसानों पे भी मैं तब बोला जब मैं गवर्नर था। मैंने हटने के बाद कोई चीज़ नहीं बोली। एक तर्क ये दिया जाता कि इस्तीफा फिर क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं, ये हर चीज़ पे आप इस्तीफा तो नहीं दे सकते ना। मतलब मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं खामखा एक क्राइसिस क्रिएट करूं अपनी सरकार के लिए? मैं तो उसको उठा सकता हूं, मामले को तुम्हारा ध्यान दिला सकता हूं, बाकी तुम्हारी ड्यूटी है करना। मेरा इस्तीफा देने से अगर इनका इस्तीफा होता तो मैं कर देता। उससे तो कोई फायदा नहीं, तो फायदा ही होता कि एक आदमी है जो बोल रहा था वो चुप हो गया। लेकिन हमले की जगह जम्मू कश्मीर और पुलवामा ये क्यों चुनी गई? नहीं, वो तो वहाँ टेररिज्म था बड़े पैमाने पे, पाकिस्तान के टेररिस्ट आते थे। ये पाकिस्तान नहीं करा। आप समझो पूरी गाड़ी जो है वो विस्फोटकों से भरी हुई थी जो मारी है गाड़ी में। इतना विस्फोटक लोकली तो कोई जनरेट ही नहीं कर सकता, वो तो पाकिस्तान से ही आया था सब। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप तब थे वहाँ, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे आप। मैं था, मैंने एसपी को उसी दिन हटाया था जिस दिन ये हुआ, क्योंकि उसकी नाअहलियत से ये सब एक्टिविटी हो रही थी। उससे पहले की तैयारियां कुछ हुई हो, उससे पहले कुछ बातचीत हुई हो कि ऐसा हो सकता है या इस तरह की अपडेट है? ऐसा कोई वो नहीं था इस तरह का जिसको कहिए कि क्या बोलते हैं उसे, इसकी पहली जानकारी थी? पहले कोई जानकारी नहीं थी, एकदम हुआ ये? एकदम हुआ। उसके बाद वहाँ के लोकल लोगों का कोई रिएक्शन आया? कुछ नहीं, लोकल लोग तो उस वक्त हमारे पक्ष में नहीं थे। और फिर उसके बाद आप बोलते हैं कई साल बाद? नहीं, मैं तो लगातार बोलता रहा हूँ जब भी मौका मिला है। तो मैं चूँकि करण थापर एक अच्छा वो है, इंटरव्यू करते हैं वो, तो उसमें बोला मैं। इस इंटरव्यू के बाद या फिर हम ये कहें कि पुलवामा हमले पर जब इंटरव्यू के बाद तो मैं 10 जगह बोल चुका हूँ पुलवामा, जो हर इंटरव्यू में बोलता हूँ। और मेरा तीसरे दिन कोई ना कोई इंटरव्यू रहता है। अच्छा, तो पुलवामा हमले के बाद फिर किस किस तरह की गतिविधियां रही? जैसे कि यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्या आपके पास किसी नेता का फ़ोन आया, आपको कहा चुप रहने के लिए? नहीं, वो तो तभी कहा था, उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं आया? उनको मैटर ही नहीं करता, भौंकते रहो। क्यों? हैं ऐसे ही, बनावट है तो इस वक्त। उन्हें क्यों लगता है कि इस तरह के जब देश की सुरक्षा के बारे में जब इस तरह से बोला जाता है, इतने बड़े हमले पर बोला जाता है, उसे क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा? रिएक्ट करना चाहिए। जनता रिएक्ट नहीं करती इसलिए चुप रहते हैं वो। अगर जनता सड़क पे आ जाए इस सवाल पे तो रिएक्ट करेंगे। और आपको लगता है कि इस तरह का रिएक्शन होगा? होगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये होगा। तो ये रिएक्शन उस समय क्यों नहीं हुआ, या वो जो दिन है वो भी किसी खास वजह से चुने गए थे? नहीं, ये गए हुए थे, अपनी शूटिंग करा रहे थे जिस दिन ये हमला हुआ। और ये 6 बजे तक मुझे नहीं मिले, हमला हुआ 11 बजे। तो इनको ये हुआ कि इससे ये होगा कि तुम्हारी नालायकी है, तो इन्होंने उसको पलट के पाकिस्तान पे डाल दिया। और पूरे इलेक्शन में इनकी तकरीरें रही
कि भाई पुलवामा को याद करके वोट डालने जाना, जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों की याद कर लेना। बस उस दिन इनके लिए ख़त्म हो गई ड्यूटी, ये चुनाव जीत के घर आ गए। और अब तो 2024 में भी चुनाव है। हाँ, उस 2024 में भी ये इशू है। अगर अपोजिशन, मेरी ये शिकायत है अपोजिशन से कि बहुत निकम्मे है, वो इसको टेकअप ही नहीं कर रहे हैं पुलवामा को। राहुल गांधी बीते दिनों मिले थे आपसे? हाँ, आए थे। क्या इस मसले पर बातचीत हुई फिर? बहुत सारी चीज़ों पे हुई, वो तो बोल भी रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं इस मसले को गंभीरता से लिया जा रहा है? अपोजिशन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा ठीक से। अपोजिशन अगर अपनी ड्यूटी करे तो उसको तो सड़कों पे होना चाहिए, इस वक्त आंदोलित होना चाहिए। नौजवानों को, किसानों को, सबको आंदोलित करें और सड़कों पे लाएं। तो उन्हें भी क्या इसी बात का डर है, ईडी, सीआईडी? एग्जैक्टली। मैं कहना नहीं चाहता, अपोजिशन में भी लोगों ने अच्छे पैसे कमा रखे हैं, तो जिसने पैसे कमा रखे हैं अपने पैसे पे बैठा है, लड़ वही सकता है जिस पे एक कमरा मेरी तरह। ये एक कमरे का घर है आपका? इसी में रहता हूँ, बल्कि बड़ा हिकारत से देखते हैं मुझे, बताइए भाई एक कमरे के मकान में पड़ा है। लेकिन ये मेरी ताकत है, इसी के बेसिस पे मैं नरेंद्र मोदी से आंख मिला सकता हूँ। ईडी आई थी आपसे मिलने? ना, ईडी नहीं आई। सीबीआई के लोग एक मामले में जिसकी मैंने शिकायत की थी कि मुझे 300 करोड़ रुपया मिल रहा था, उसमें पूछने आए थे क्या था, ये था, वो था। वो मेरे से पूछताछ नहीं थी, दैट वाज पर्टेनिंग टू सम अदर, जो मैंने बात कही थी उसके बारे में, बाकी कोई नहीं आया। ये जो आपने मामला बताया, ये जब का हुआ था जब आप गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के? जी, क्या मामला था सर? गया था मैं, तो वहाँ दो केसेस थे। एक इंश्योरेंस का था जिसमें अंबानी इन्वॉल्व थे, और एक और था उसकी कोई जांच कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लिमजी कर रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे नहीं, उसमें कोशिश कर रहे हैं मेरे ही किसी आदमी को फंसा दे। वो एक डैम का था, तो इन्होंने, लेकिन उनमें उनके बारे में मैंने ये खुलासा किया था। और सही बात यह है कि जब आप विसिल ब्लोअर होता है उसकी जांच नहीं करते हैं, तो इन्होंने उनमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें किसी की कोई जांच नहीं की, इस कोशिश में है कि विसिल ब्लोअर की साइड में कोई मिल जाए। वो पूरा मामला क्या था सर? पूरा मामला ये था कि जो इंश्योरेंस वाला था, वो तो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी थी जो अंबानी की थी, उसको इन्होंने ठेका दिया था। लेकिन वो जब मैंने जाके देखा तो उसमें ना तो अच्छे अस्पताल थे शॉर्ट लिस्टेड, और उसमें हर नागरिक से 8,500 रुपया साल लिया जाना था। जो रिटायर्ड हैं उनसे 22,000 लिया जाना था। तो मैंने कहा भाई जब हम पार्लियामेंट से निकलते हैं तो हमको CGHS कार्ड मिलता है जिससे हमारा फ्री इलाज होता है, तो फ्री करो, ये क्यों पैसे लेते हो? तो उस बेसिस पे मैंने उसको कैंसिल किया था। लेकिन चूंकि अंबानी इन्वॉल्व थे तो PM को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उसमें टस से मस नहीं हुआ। और उसमें मुझे पता ही चला कि वो 150 करोड़ रुपया दे रहे थे किसी और आदमी को, जिसने एश्योर किया था कि मैं करा दूंगा। तो इस तरह अंबानी पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ और जो 3 कानून बने थे तो वो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाने, इस तरह का आरोप लगता है। जो ये नहीं दे रहे हैं MSP, वो भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम पानीपत के आसपास बना लिए हैं और वहाँ किसानों का सब धान और गेहूँ भर दिया है, तो उसको नुकसान हो जाएगा अगर MSP लागू होगा तो ये इस तरह किसी चिन्हित व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का जो आरोप है, ये तो सही है। सही है। तो उसमें किस तरह से लग रहा है कि उनको फायदा पहुंचेगा, या जो कानून बनाए जा रहे हैं कि वो एक ही व्यक्ति जो है उन कानूनों का हकदार होगा, या एक ही व्यक्ति? MSP में तो अडानी के हाथ में इतना सामान आ गया है, गेहूं और चावल और ये और वो, कि वो बाजार में दाम तय करेगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। और अगर MSP लागू हो गई तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ये कानून बनते हैं उनको फिर ये माने कि वो चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से आई हैं? वो चाहते हैं उनके दोस्तों की मदद हो। और देश की ऐसी की तैसी, देश क्या होता है इन लोगों के लिए? देश तो उसके लिए होता है जिसका बच्चा फौज में होता है, देश इनके लिए कुछ नहीं होता।
ये फिर किस तरह की फिर हम कहें कि उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मित्रता नहीं, इनके इन्वेस्टमेंट हैं वो। मोदी जब रिटायर हो जाएंगे तो जो उनके शौक हैं वो तो अडानी पूरे करेगा ना। ऐसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक फकीर की तरह वो जीते हैं। फकीर हैं, उनका एक एक शॉल 15-15 लाख रुपए का होता है। मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, मोबला का पेन यूज करते हैं, एक इस कमरे से उस कमरे जाने में ड्रेस बदलते हैं, तो ये फकीरी होती है। आप देखो उनके शॉल्स देखो। आज जब उनसे मिले तो क्या आप चाहे गवर्नर के पद पे रहें, तो क्या सबको समय लेना पड़ता है उनसे कि हम हाँ, इतने इतने समय तक बातचीत? समय लेना पड़ता है। और वो पूरी तैयारी के साथ मिलते हाँ, हैं वो सामने भी वाले पूरी से? तैयारी के साथ मिलते हैं, हम भी पूरी तैयारी के साथ मिलते हैं। उनका रहना सहना वो किस तरह का है? रहन सहन बहुत आलीशान है, शाही है। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि उनकी जो जर्नी रही है वो कहीं कहीं की रही है, बहुत संघर्षमयी उनका जीवन वो सही रहा है, है। वो अपने घर से ऐसा बताया गया, मुझे पता नहीं सही है कि गलत, कि वो चोरी करके भागे थे। फिर वो चले गए कहीं पहाड़ों में, कहीं 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 कहीं, फिर वो संघ में उन्होंने काम किया। तो उनका जीवन तो संघर्षशील रहा है, लेकिन पावर में आने के बाद वो बदल गए। जब वो वहाँ थे गुजरात में, तो मैं उनका प्रशंसक था, वो अच्छा काम कर रहे थे। एमएसपी पे भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, लेकिन दिल्ली आके बदल गए। लोहिया ये कहते थे कि दिल्ली बहुत खराब जगह है, ये आदमी को बर्बाद कर देती है। दिल्ली आने के बाद एरोगेंस हो गए। एरोगेंस के अलावा शौक हो गए उनको बहुत सारे, अब मैं आपसे नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, पर वो दिल्ली में बदल गए बिल्कुल। अच्छा, अमित शाह और उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है, एक दूसरे के विश्वास पात्र हैं, पर अमित शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। एक नेता के तौर पे कैसे हैं? नेता के तौर पे तो वही चला रहे हैं, असली तो अमित शाह ही है, ये तो कुछ है नहीं। तो क्या कभी भीतरी तौर पे, जैसे कई सारे आरोप, गंभीर आरोप आपकी ओर से लगे, जिस तरह के आंदोलन हुए, क्या इस तरह से पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर जो बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कोई सवाल उठाए। तो ऐसा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, अगले प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होने चाहिए? बड़े नेता ने मुझे बीजेपी के जरूर कहा कि सतपाल भाई, इसको अगर 200 पे ले आओगे तो हम हटा देंगे खुद ही। तो पार्टी के भीतर बगावत है एक सेक्शन है जो इनको हटाना चाहता है। तो डरते किन से ज्यादा हैं, पीएम मोदी से, अमित शाह से? मोदी से ही डरते हैं, चूंकि हाथ में तो उन्हीं के है, पर इम्प्लीमेंटेशन अमित शाह के हाथ में है। तो फिर डर तो हम माने कि अमित शाह से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। आपकी अच्छी बनती थी अमित शाह के साथ? अमित शाह को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मुझे बहुत मानते थे। अच्छा, अब जैसे राम मंदिर बना, अब क्या ये माना जा सकता है कि 2024 का चुनाव राम मंदिर को लेकर या श्री राम के नाम पर ये असर होगा? पड़ेगा इसका, लेकिन जो उत्तर भारत है जिसमें आर्य समाज है, जहाँ से आप भी आती हो, मैं भी आता हूँ, हमारे मंदिरों में तो राम की मूर्ति भी नहीं होती, शिव होते हैं, हनुमान होते हैं, गणेश जी होते हैं। इतना असर नहीं पड़ेगा, पर पड़ेगा। तो वो जो असर होगा उसको हम मान लें कि खास तौर पे यूपी में, बिहार में, या हाँ, देश के उधर उन दूसरे राज्यों में, वेस्टर्न यूपी में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, इधर दूसरी तरफ होगा, पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। हरियाणा में भी नहीं मान सकते ना, आप तो आती हो वहां से, देख लो। तो फिर जो ये हम देख रहे हैं कि धार्मिक तौर पे जो चीजें हो रही हैं, उसमें मैं नू हिंसा का जिक्र करना चाहूंगी, उसमें मैं देश की अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई, जो जिन्होंने नौ हिंसा कराई थी, खास तौर से संघ के लोग, वो चाहते थे कि जाटों को लड़ा दो इनसे, लेकिन जाट तो नहीं लड़े। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा तो इनसे भाईचारा है। मेव तो वो हैं जिन्होंने चौधरी छोटूराम को रहबर आजम की उपाधि दी थी, तो हमारे साथ रहे थे जब तुम छोटूराम को छोटू खां बोलते थे। तो जाट नहीं गए उस लड़ाई में। तो क्या रहता है जो ये इस तरह के मसले होते हैं, हम माने कि धार्मिक मसले होकर वो जातीय मसलों में कन्वर्ट करने की एक पूरा प्लान रहता है? बीजेपी उन मसलों को धार्मिक करके और उसको मुस्लिम हिंदू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमारे यहाँ खाप लीडर्स ने बहुत अच्छा बिहेव किया, उन्होंने उसको रोक दिया, होने नहीं दिया। तो इस तरह के जो धार्मिक मसले फिलहाल हो रहे हैं,
या जो चल रहे हैं, अब क्या ये हम माने कि बीजेपी के भीतर के जो तमाम लोग हैं वो इन सभी चीज़ों को लेकर बड़े सहमत होते हैं, देखिए, उनमें भी होता है कि क्यों हो रहा है? जो बीजेपी में लोग हैं वो सब मजा कर रहे हैं, सरकारी पार्टी है, तब एक तबादला करा लेते हैं तो 2 लाख रुपए ले लेते हैं, उसमें छोटे छोटे फायदे के लोग चिपके रहते हैं। तो देश में जो हो रहा है या जो चल रहा है कोई फर्क नहीं? वो उनको परवाह ही नहीं, आपको है परवाह, उनको नहीं है कोई परवाह। किसान आंदोलन रहा, इतने सारे किसान मरे, 700 लोग मरे। इतनी सारी मीटिंग्स हुई, कोई कोई आप बताओ जिक्र कोई नहीं बोला हो हुआ। मेरे अलावा? बीजेपी का कोई नेता बोला हो? कोई नहीं बोला। मैं गवर्नर रहते हुए बोला। मैंने भी 10 दिन सोचा क्या हो, मुझे कहा गया कि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, ये कर देंगे। मैं कहा हेल विद इट यार, मैं अपने लोग मर रहे हूँ, मैं गवर्नर हाउस में बैठा रहूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान तब आप बोले, तब भी एक तरह से ये हुआ कि आप ये ले लें और आप चुप हो जाएं। पूरी कोशिश की गई उन्होंने। नहीं, वो इशारतन होती हैं चीज़ें, कोशिश नहीं होती। मुझे कहलवाया गया, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। फिर उनके बाद पीएम माफ़ी मांगते हैं और बिल वापस ले लेते हैं। वापस ले लेते हैं। एमएसपी अभी भी लागू नहीं हुई। एमएसपी का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं अभी तो। और अभी 13 तारीख से, 13 फरवरी से किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने वाला है। पंजाब के किसानों का मुझे मैसेज आया था। हरियाणा के भी किसान गांव देहात में आ रहे हैं। घूम रहे हैं। हाँ, तो लेकिन क्या हम ये माने कि जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ था अब वो दोबारा होगा? हो सकता है, या उससे हो भी सकता ज़्यादा है? बड़ा हो। इससे भी ज़्यादा बड़ा। हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है सर, 2-4 और सवाल हैं। बोले। ये पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हमने देखा कि एक तरह से जैसे किसान आंदोलन के दौरान रहा कि बिल लागू कर दिए गए लेकिन बिल वापस कर दिए गए। जो मुख्य मुद्दा था एमएसपी, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ऐसा ही पहलवानों का मामला हम मान लें। पहलवानों वाले में मैं सबसे पहले गया था, और उनका जो इसके लिए मार्च था इंडिया गेट के लिए, उस पर मैं व्हील चेयर पे बैठ के गया। लेकिन वो आंदोलन बेच दिया लोगों ने, 2-3 लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ये टिकैत बंधु, इन्होंने जाके अमित शाह के यहाँ उसको सॉर्ट आउट करा दिया। वो भी बेचारे मजबूरी में थे, किस पहलवान लोग, उनके पास सरकारी नौकरियां थी, वो छिन जाती तो। लेकिन वो आंदोलन अच्छा था, और अभी भी उसमें दम है कि वो लड़कियां अगर निकल गई गांव में तो इनका इलाज हो जाएगा। हम ये भी माने कि खिलाड़ी इस तरह के प्रोटेस्ट को लेकर अनुभवी नहीं है। हाँ, उनसे ये उम्मीद करना कि वो उसको चला लेंगे, वो सही नहीं है। लेकिन क्या किया जाना चाहिए? किया ये जाना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं, बाहर पार्टियों के लोग हैं और संगठनों के लोग हैं, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तो क्या ऐसा हम ये माने कि जैसे किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि जब बिल वापस ले लिए गए तो खास तौर पर जो एक बड़ा वर्ग, अगर मैं जातियों का भी जिक्र करूं, जाट वर्ग या जाट वोटरों को एक तरह से लामबंद करने के लिए ऐसा किया गया, और अब भी ऐसा किया जा रहा है। होगा नहीं ऐसा, लेकिन लोगों में बहुत नाराजगी है कि पहलवानों के मामले पे भी, किसानों के मामले पे। और विपक्ष आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष बहुत निकम्मा है। विपक्ष की तो ड्यूटी है कि सड़क पे कूद जाए लोगों को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मैंने काम किया। 2 जोड़ा धोती कुर्ता होता था, उन पे 4 किताबें होती थी, और पूरा देश उन्होंने आंदोलित कर दिया था। सब नौजवान सड़कों पे आ गए, सारी पार्टियां सड़कों पे आ गई, और जब वो हो जाता है तो फिर तब्दीली हो जाती है। राहुल गांधी अभी यात्रा पर निकले हैं, पहले भी यात्रा थी उनकी, भारत जोड़ो यात्रा। अब उनका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, और क्या लगता है कि उनका अच्छा इम्पैक्ट है, और वो वेल मीनिंग आदमी है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और खुद को हम ये माने कि जैसे हम देखते हैं कि अगर विपक्ष इस तरह का मजबूत हुआ, सेल्फ सेंटर्ड इंसान होते हैं ना, तो क्या वो, जैसे आपसे बातचीत हुई उनकी, खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखते हैं? वो बिल्कुल नहीं देखते। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बनना चाहता, वही उसकी ताकत है। कार्यकर्ता तो बोलते हैं लेकिन कि हम चाहते कार्यकर्ता तो देखो गुलामी करते हैं, वो तो ऐसे ही खुश करने को ना, वो तो नीतीश के कार्यकर्ता भी बोलते हैं। तो अब 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर देखें सर,
तो आप जैसे कई बार कह चुके हैं कि अगर बीजेपी दोबारा आई तो देश में इससे भी बुरा हाल हो बुरा जाएगा। होगा, बुरा होगा। ये तो अगर मोदी आ गए तो ये तो चुनाव भी नहीं कराएंगे फिर। ऐसा क्यों लेकिन? मेरा हंच है, ये इनकी बनावट है। इसी कहेंगे कि क्या, जब हम ही को चुन रहे हैं लोग हर बार, तो क्यों चुनाव करो। नासिर और टीटो की तरह होना चाहेंगे। और जो विपक्षी होंगे वो? विपक्षी साले कुछ नहीं है, बेकार जेल में होंगे या तो हमारे जैसे, तो और बाकी सब खुशामद दरामद करने लगे। अच्छा, अब यहाँ इस तरह के घर में है, एक कमरा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैंने तो किताबों में पढ़ा और गांव देहात में अक्सर चर्चा होती थी कि जो नेता बन जाते हैं घर में पूरा अरे एमएलए को देखो ना आप। वही यहाँ मैंने देखा है कि पूरा लाव लश्कर चलता है। तामझाम। एक टर्म में एमएलए जो बंगला बना लेता है, फार्म खरीद लेता है, क्या क्या कर लेता है। और फिर ये आपने शिकायत की इस तरह से कि ये सब मेरे साथ क्यों? मैंने नहीं की, वो समझते मैं कमज़ोर हो गया। मैंने कहा हेल विद यू, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर मेरे पे हमला हुआ तो मेरी कम्युनिटी 4 स्टेट में है, तुम्हारा इलाज कर देगी। लेकिन क्या उनको लगता है कि आपके बयान से, आपकी चीज़ों से पूरा जो आप जिस कम्युनिटी का जिक्र कर रहे हैं वाकई वो सड़क पर उतरेगी? देखिए, एक बार इन्होंने मुझे, मेरे यहाँ मैंने खाप चौधरियों का खाना रख लिया था। अब इस घर में तो मैं 100 लोगों का खाना कर नहीं सकता, नहीं कर तो सकते। सामने सड़क पार एक पार्क में मैंने खाने का इंतजाम किया था। तो एसीपी डीसीपी पूरा फौज फेड आ गया और कहा कि यहाँ आप खाना नहीं बनवा सकते। मैं कहा चलो थाने ले चलो, वहाँ बना लेंगे। तो मैं थाने चला गया, वहीं खाना बनाने वालों को ले चला। इतने में अफवाह फैल गई कि मुझे गिरफ्तार कर दिया। तो वो जो है, क्या जगह है यहाँ दिल्ली में ही किसी जींद में जो है, जहाँ बहुत अच्छी कंडेला से लोग चल दिए, मेरे गांव से चल दिए, बागपत से चल दिए, और इनको एक खबर आ गई 1 घंटे में कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने फिर खुद ही क्लैरिफिकेशन दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया है, वो थाने में है, चाय पी के अभी चले जाएंगे। तो ये हाथ डाल के एक बार देख चुके हैं। अच्छा, जो बीजेपी में फिलहाल जो अलग अलग पदों पर जो जाट नेता हैं, उनसे भी अक्सर गांव देहात के लोग ये कहते हैं कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों बोल रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। बताओ भाई, इस वक्त बेटा तबादले में पैसा मिलता है, तो अपने काम करा रहे हैं, सरकार में पैसे ले रहे हैं, उसको समझते हैं वही जीवन है। और जब चुनाव आते हैं तो जातीय तौर पर वो अपने चेहरे को आगे कर देते हैं पोस्टर के तौर पे। चुनाव के वक्त वो बिरादरी की सपोर्ट मांगते हैं। अच्छा, जैसे पहलवान प्रोटेस्ट में जैसे आपने सवाल उठाया कि अमित शाह से राकेश टिकैत भी मिले, तो फिर उनकी अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं उन्हें? अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है राकेश की और उसके भाई की। कहीं भी जाएगा तो लोग कहेंगे वे बेचने के लिए आ गए। तो फिर आज किसान नेता कौन है? किसान नेता तो किसान ही है बस, खुद ही। व्यक्ति के तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं बहुत अच्छे लोग भी हैं। कक्का जी हैं मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ भी लोग हैं, अभी ऐसा नहीं है। हरियाणा में भी हैं। कोई एक आदमी नहीं है कि उसके पीछे हों लोग। तो इस तरह बटे हुए खेमों में हम कह सकते हैं, तो उससे भी क्या फायदा होगा? फायदा तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब लड़ाई होती है तो गैल्वेनाइज हो जाते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो राकेश टिकैत का चेहरा प्रमुख तौर पे सामने आया। राकेश टिकैत को तो योगी ने पिटवाने का इंतजाम कर दिया था। अरेस्ट होता जब रोया था, जिस दिन वो रोया था, तब मैंने अमित शाह को फ़ोन करके उसकी गिरफ्तारी रुकवाई, वरना योगी उसको नंद किशोर गुर्जर एक एमएलए एलोनी का, उसके साथ कुछ गुंडे बुलवा के इसकी पिटाई कराने वाला था, इसीलिए रोया था राकेश टिकैत। इसने मेरे से कहा साहब ये मुझे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब तक उनके पास हम ये माने कि उनके पिताजी का भी तो समर्थन रहा, उनके पिताजी के चाहने वालों का वो रहा। पिताजी भी उनके ऐसे ही थे जैसे ये हैं, कोई ज़्यादा महापुरुष नहीं थे, पर वो सीधे साधे ईमानदार आदमी थे। ये चालू लोग हैं, पजेरों में चलता है वो। आप उसके पेट्रोल पंप हैं, कितनी ज़मीनें खरीद ली हैं, क्या क्या कर लिया है, मैं नहीं कहना चाहता। तो किसान आंदोलन से और भी नेता उभर सकते थे, वो राकेश टिकैत के चेहरे पर सिमट गया।
नहीं, किसान आंदोलन में बहुत लोग निकले। तुम्हारे यहाँ हरियाणा में एक लड़का है, वो नाम भूल जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं। सर बहुत शुक्रिया नहीं, समय देने कोई के बात ही लिए। नहीं है। कभी भी आप आए, मैं तैयार हूँ बोलने के लिए, जो इश्यूज हैं बोलने के। बहुत शुक्रिया सर। सत्यपाल मलिक साहब को आपने सुना, और भी जो बातचीत रहेगी इनके साथ वो भी आपको समय समय पर मुखातिब कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। राम राम।